Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civil's Tube. I hope you all are good. तो आज का जो हमारा करंट अफेयर सेशन है इसमें हम 11th सितंबर 2020 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट न्यूज़। तो आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस से। रिसेंटली ईज इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंक किया है। अभी जो परफॉर्मेंस है वो वेरियस थीम्स वेरियस एरियाज़ में देखी जाती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, गवर्नेंस एंड एचआर, क्रेडिट ऑफ टेक, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस एंड उद्यमी मित्र फॉर एमएसएमई। अभी जो ईज है एनहेंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.2 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स, ये परफॉर्मेंस देखता है पब्लिक सेक्टर बैंक की फ्रॉम मार्च 2019 से लेकर 2020 तक और उसके बेसिस पे बैंक्स को रैंक करता है। अभी जो रैंकिंग है इसमें ओवरऑल जो बैंक्स हैं उनकी रैंकिंग में 37% का इम्प्रूवमेंट है। लास्ट ईयर जहां इसका स्कोर 49.2 था 100 में से, वहीं इस साल 67.4 है आउट ऑफ 100। और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस पर्टिकुलर एरिया में किया गया वो था रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। यदि हम देखें कि टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं जिनकी सबसे अच्छी रैंकिंग रही, तो वो थे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अर्स्टवाइल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि अब मर्ज हो चुका है पंजाब नेशनल बैंक में। तो इन तीनों बैंक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये ईज रिफॉर्म एजेंडा क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, ईज 2.0, 1.0 या 3.0 क्या है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईज रिफॉर्म एजेंडा है ये जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। इसे जॉइंटली लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर बैंक ने। ये जो एजेंडा है इसका एम है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करना क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग को। अब ये जो ईज रिफॉर्म इंडेक्स है ये मेजर करता है बैंक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन 120 प्लस ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पे। ये फुली ट्रांसपेरेंट इंडेक्स है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बैंक्स हैं उनको उनके स्ट्रेंथन पॉइंट्स बताना, उनको बताना कि कौन से चीज़ों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इनकरेज करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन को। ये सारी चीज़ें ईज रिफॉर्म एजेंडा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ओवरऑल इंडेक्स है इसको हमने अलग अलग स्टेजेस में मेजर किया है। तो सबसे पहले आया था ईज 1.2। ये जो ईज 1.2 था ये मेनली देख रहा था कि बैंकिंग सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक ही लिमिटेड था। फिर आया ईज 2.2। ईज 2.2 का जो एरिया था जहाँ पे ये एवेल्यूएट कर रहा था बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक को, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तक सीमित ना रहकर बहुत सारी एरियाज़ में उनका परफॉर्मेंस देखने लगा। ये 6 थीम्स है जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर किया ईज 2.2 ने। हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। लाइक रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट ऑफ टेक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज उद्यमी मित्र। उद्यमी मित्र एक पोर्टल है जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये क्रेडिट मैनेजमेंट करता है एमएसएमई के लिए। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, गवर्नेंस एंड एचआर। तो ये जो 6 थीम्स है इसमें एवेल्यूएट करता है ईज 2.0 पब्लिक सेक्टर बैंक को। इसके बाद में आएगा ईज 3.2। ये एक कंप्रेहेंसिव एजेंडा है। इसमें मेजर किया जाएगा बैंक्स की परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट टेक इनेबलिंग बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है ई शिशु मित्र,
ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के लिए। अब ये जो ईज 3.0 है ये एनहेंस करेगा ईज ऑफ बैंकिंग को इन ऑल कस्टमर एक्सपीरियंस यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक डायल अ लोन, पार्टनरशिप विथ फिनटेक, ई कॉमर्स कंपनी, क्रेडिट एट क्लिक, टेक इनेबल एग्रीकल्चर लैंडिंग, ईज बैंकिंग आउटलेट्स। तो हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि जो ईज 3.0 है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, अब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर हैं उन्होंने ये ईज इंडेक्स की रिपोर्ट के साथ साथ एक नया इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया जिसका नाम है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। ठीक है, ये पार्ट है ईज एजेंडा का ही। ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है घर तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना थ्रू कॉल सेंटर, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि आप अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, चेकबुक मिल जाए, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। ओवरऑल जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसको अवेलेबल करवाया जाएगा घर तक। ये इनिशिएटिव कब तक लिया जाएगा, कब तक ये चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी? अक्टूबर 2020 तक। ये जो इनिशिएटिव है ये मेनली किसे हेल्प करेगा? कस्टमर्स जो कि मेनली सीनियर सिटीजन्स हैं और हैंडीकैप्ड या दिव्यांग, मेनली ये इनिशिएटिव हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ईज एजेंडा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना और डिजिटलाइजेशन करना बैंकिंग सेक्टर का। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है नॉर्थरॉप ग्रूममैन से। नॉर्थरॉप ग्रूममैन एक एरोस्पेस कंपनी है अमेरिका की जिसने हाल ही में अपने एक स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला पे रखा है। जो डॉक्टर कल्पना चावला है ये एस्ट्रोनॉट थी ऑफ इंडियन डिसेंट। ये जो नॉर्थरॉप ग्रूममैन जो कंपनी है इसका एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है NG-14 सिग्नस। इसका नाम रखा गया है कल्पना चावला। ये जो कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रूममैन, ये इसका ट्रेडिशन है कि ये अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम किसी भी इंडिविजुअल पे रखती है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और जो चावला थी, कल्पना चावला, फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो टू स्पेस, इसलिए कल्पना चावला के नाम पर इस स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा गया है। ये जो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट है ये डिलीवर कर सकता है अप टू 3629 kg ऑफ कार्गो टू द स्पेस स्टेशन। अब हम देखते हैं कि जो कल्पना चावला थी इनका बर्थ करनाल में हुआ था और ये फर्स्ट ऐसी वुमन थी इंडियन डिसेंट की जो कि स्पेस में गई थी। इनकी डेथ हो गई थी 2003 में जब कोलंबिया जो ये स्पेस शटल था वापस से री एंटर हुआ अर्थ एटमॉस्फेयर में और उस समय ये डिस्ट्रॉय हो गया जिसमें 7 कल्पना चावला थी। ठीक है, अब ये जो नॉर्थरॉप ग्रूममैन कॉरपोरेशन है ये एक अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे से। ये हर साल 10 सितंबर को बनाया जाता है। इस साल की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। इस डे को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ सुसाइड और उससे रिलेटेड एक्शंस लिए जा सके ताकि सुसाइड को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये 2003 से बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, इन तीनों ने साथ में मिलके इस डे को बनाना स्टार्ट किया है। अब जो ऑनगोइंग पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है, हार्श और सीरियसली डेट्रीमेंटल मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ रहा है। उसको देखते हुए अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सुसाइड को प्रिवेंट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क बन चुका है।
अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट हुआ इंडिया में जिससे हमको ये पता चला कि 43% ऑफ पीपल इंडिया में डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें से जो 26% है वो माइल्ड डिप्रेशन का शिकार है, वहीं पर 17% मोर स्ट्रेनस काइंड डिप्रेशन है उन्हें, और जो 6% है उन्हें सीवियर डिप्रेशन है। जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें मेंटल हेल्थ, इस पे कितना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस पे कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो सुसाइड्स हैं उसको प्रिवेंट कर सकें। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडिया चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को डिक्लाइन को लेकर, जिसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखा गया है फ्रॉम 1990 टू 2019। ठीक है, ये जो न्यू मोर्टेलिटी एस्टीमेट है ये रिलीज़ किया है यूनिसेफ, WHO, पॉपुलेशन डिवीज़न ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर इस एस्टीमेट को पब्लिश किया है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि इंडिया में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, जो पहले 126 था इन 1990, वो डिक्लाइन होकर 34 इन 2019 हो चुका है। अभी 34 क्या है, 34 आउट ऑफ 1000 अंडर 5, मतलब कि 1000 बच्चों में से जो 5 साल से कम के हैं उसमें से 34 बच्चों की ही डेथ हो रही है, जो 1990 में 126 था। ठीक है, यदि हम ओवरऑल एनुअल रेट ऑफ रिडक्शन देखें तो वो 4.5% है 1990 से लेकर 2019 तक। और जो अंडर 5 डेथ है इंडिया में, जो 1990 में 3.4 मिलियन थी, अब वो घटकर कितनी हो चुकी है, 8,24,000 इन 2019। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने मिला है इंडिया में। यदि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें भी डिक्लाइन देखने मिला है, जो 1990 में 89 था, अब वो कम होकर कितना हो चुका है, 28 हो चुका है। जहां पहले एक साल में 1990 में 2.4 मिलियन इन्फेंट्स की डेथ होती थी, वहीं पर अब 6,79,000 इन्फेंट्स की ही डेथ होती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला। ये इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से। ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन के लिए। ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है, ये 82 किलोमीटर, ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा NCR रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और जो NCR है वो डेवलप होगा एज अ अर्बन इकोनॉमिक सेंटर सराउंडेड बाय रेसिडेंशियल एरिया। मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली वाला जो रीजन है, NCR वाला जो रीजन है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, उसको एक इकोनॉमिक सेंटर बनाया जा सके, बट उस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि काफ़ी दूर से भी लोग ईज़िली दिल्ली या NCR वाले रीजन में पहुंच पाए। अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिससे हमने लोन लिया है, ये कब बना था, 1966 में बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है साउथ इंडिया में पहली किसान रेल चलाई गई। आंध्र प्रदेश की जो प्लेस है अनंतपुर, वहाँ से लेकर दिल्ली तक। ठीक है, ये साउथ इंडिया की फर्स्ट है और ओवरऑल जो कंट्री की ये सेकंड ट्रेन है। पहली ट्रेन महाराष्ट्र में चलाई गई थी। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये ट्रांसपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं उनको जल्दी डिलीवर करेगी ताकि वो ख़राब नहीं हो और फार्मर्स को उसका प्रॉफिट भी मिल सके। ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा, रोल प्ले करेगा
फार्मर्स की जो इनकम है उसको 2022 तक डबल करने में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि 2022 तक जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जाए, और उसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर बनाऊं। और यदि आपको ये जो करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ है इसके पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो सिविल्स ट्यूब के नाम से है। प्लस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसकी लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी हमारा ये जो ग्रुप है इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।